नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है विविधता में एकता। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की किताब के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने टोटल 8 अध्याय पढ़ भी लिए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। आपको वहां पर इसके अलावा ये वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इनके अलावा भी आपको बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उन वो वीडियोस भी आपको मिलेंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो इसको भी आप ज़रूर से कर लें। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का अध्याय 9 है विविधता में एकता। देखिए सबसे पहले हम जो ये चैप्टर है विविधता में एकता, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विविधता के बारे में। तो विविधता जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डाइवर्सिटी या फिर वेरिएशन, तो क्या होता है इसका अर्थ? तो विविधता का अर्थ होता है कई तरह के होने का भाव, जैसे खान पान, वेशभूषा, रंग रूप आदि में अंतर। ये सब क्या है? विविधता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों का खान पान अलग होता है, जैसे कि पंजाबी लोगों की बात करें तो उनका खान पान अलग होता है। यहीं हम बात करें राजस्थानी लोगों की तो इनका थोड़ा उनसे खान पान अलग होगा। तो ये खान पान एक तो अलग होते हैं, इनमें अंतर होता है। तो इसी तरीके से जितने भी ये हमारे समाज में लोग होते हैं उन सब का खान पान अलग होता है ना। और इसी तरीके से देखिए वेशभूषा भी अलग होती है। आपने पंजाबियों की वेशभूषा देखी होगी, उनकी वेशभूषा अलग होती है। इसी तरीके से आपने राजस्थानियों की वेशभूषा देखी होगी, उनकी वेशभूषा अलग होती है। और पहाड़ी एरिया में चले जाइए तो वहाँ की वेशभूषा अलग होगी। तो सब जगह का अपना अपना अलग अलग पहनावा होता है, वेशभूषा होती है, इनमें अंतर पाया जाता है। रंग रूप में अंतर पाया जाता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है। इस तरीके से हर इंसान में रंग रूप का भी अंतर पाया जाता है। तो कई तरह के होने का भाव, जैसे खान पान में, वेशभूषा में, रंग रूप में, इन सब में अंतर क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। और इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी हमारे भारत देश में क्या है? एकता है। इसीलिए तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विविधता में एकता। और ये विविधता में एकता जो है कहाँ पाई जाती है? हमारे भारत देश में पाई जाती है। यहाँ पर हर धर्म के लोग निवास करते हैं और वो सब इतने सारे लोग होते हैं, उसके बाद भी इन सब में क्या है? एकता है। इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन का प्रमुख और स्वाभाविक अंग है। विविधता अभी हमने पढ़ा, अलग अलग तरह के जो चीज़ें होती हैं, धर्म, बोली, भाषा, समाज, इन सब में अंतर, ये क्या है? विविधता। देखिए जो लोग रहते हैं तो खान पान, वेशभूषा, इनमें तो अंतर है ही है। इसके साथ साथ क्या है? बोली में भी अंतर है। आपने सुना होगा जो राजस्थान के लोग हैं वो राजस्थानी बोली बोलते हैं, जो पंजाब के लोग हैं वो पंजाबी बोली बोलते हैं। तो इस तरीके से बोली में भी अंतर पाया जाता है, बोली में भी आपको अंतर मिल जाएगा। इसके अलावा जो वहाँ के जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें, वो हो गई। और भाषा में और समाज में भी अंतर आपको मिल जाएगा, धर्म में भी अंतर मिल जाता है। ये क्या है? विविधता है। ठीक है। विविधता हमारे जीवन का क्या है? प्रमुख और स्वाभाविक अंग है। हम अच्छे इंसान और नागरिक तभी बन पाएंगे जब हम समाज की विविधता को समझेंगे और उनके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। हम अच्छे इंसान और नागरिक कब बन पाएंगे? जब हम समाज एंड सोसाइटी की विविधता को समझेंगे और उनके प्रति कैसा भाव रखेंगे? सम्मान का भाव, यानी सम्मान यानी रेस्पेक्ट का भाव रखेंगे। यही समझ, सम्मान के भाव, सहिष्णुता हमारी एकता के मार्ग को प्रशस्त करती है। यही समझ को बोलते हैं हम इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग। यही समझ, यही हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, सम्मान, रेस्पेक्ट का भाव, और सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता, सहन करना, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में टॉलरेंस बोलते हैं ना। तो ये सहिष्णुता हमारी एकता के मार्ग को प्रशस्त करती है। सहिष्णुता का अर्थ देखिए, सहिष्णुता का अर्थ होता है हर वह अधिकार जिसे आप अपने लिए पाना चाहते हैं वह दूसरों को भी मिले, है ना। तो जो सहिष्णुता होती है ये हमारी एकता के मार्ग को प्रशस्त करती है।
एकता यानी एक होने की अवस्था। एकता क्या बोलते हैं? एकता का अर्थ होता है एक होने की अवस्था, यूनिटी बोलते हैं ना, तो वो हो गया। तो इसके बाद देखिए इस अध्याय में हम विविधता के भिन्न भिन्न स्वरूपों को भारतीय संदर्भ में जानेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि विविधता और एकता दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? विविधता के भिन्न भिन्न स्वरूपों को भारतीय संदर्भ में, और इसके साथ हम पढ़ेंगे विविधता और एकता दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला इस चैप्टर में टॉपिक है दुनिया में विविधता क्यों। इस दुनिया में विविधता क्यों है? हमें पता है कि हमारी धरती सब तरफ एक जैसी नहीं है। तो देखिए इसमें आंसर बताया गया है कि दुनिया में विविधता क्यों है। तो इसका आंसर बताया गया है कि हमें पता है कि हमारी धरती सब तरफ से कैसी है? एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर क्या है? ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं आप, चित्र में देख लीजिए, ये भौगोलिक विविधता दिखाई गई है। कहीं कहीं पर क्या है? ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इंग्लिश में बोलेंगे हम हाई माउंटेन रेंज। ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जैसे कि माउंट एवरेस्ट, आपने नाम जरूर सुना होगा माउंट एवरेस्ट का। तो ऊंची ऊंची कहीं पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं पर क्या है? पठार हैं। पठार पठार का अर्थ होता है पहाड़ी मैदान, यानी कि पहाड़ पर बनी समतल भूमि, इसको हम क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। और धरातल का जो विशिष्ट स्थल होता है, रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है। पठार क्या होता है? धरातल का विशिष्ट स्थल होता है जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग क्या होता है? चौड़ा और सपाट, उसे क्या बोलेंगे हम? पठार बोलेंगे। तो कहीं पर आपको पठार भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि दक्कन का पठार। और कहीं समतल मैदान, कहीं कहीं पर आपको समतल मैदान भी देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। कहीं कलकल करती नदियां हैं, कहीं पर आपको नदियां, रिवर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी जैसे कि गंगा, यमुना, है ना, इस तरीके की। तो कहीं सूखे रेगिस्तान जैसे कि सहारा रेगिस्तान, इस तरीके के भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ बादल खूब बरसते हैं, और हमारी इस पृथ्वी पर कुछ स्थान कैसे हैं जहाँ पर बादल खूब बरसते हैं, मतलब अर्थात वहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। जैसे कि भारत के मेघालय में मासिनराम, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी स्थान पर बरसात के नाम पर बादल आंख मिचौली खेल जाते हैं, मतलब कहीं पर ऐसा स्थान भी है इस पृथ्वी पर जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती, है ना। जो बादल होते हैं वो बिल्कुल आंख मिचौली खेल जाते हैं, जैसे लेह में, है ना। और कहीं इतनी गर्मी पड़ती कि हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं, मतलब इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वहाँ पर हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं, कॉटन के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो ऐसी जगह भी होती है। और ये तो हमारे राजस्थान में भी, जैसे राजस्थान में चूरू जिला बहुत गर्म होता है। इसी तरीके से देखिए कहीं इतनी ठंड होती है कि हम अगर सामान्य कपड़े ही पहने तो हमारी कपकपी छूट जाए, मतलब इतनी ठंड होती है वहाँ पर कि वुलन क्लोथ्स ही पहनने पड़ते हैं, गर्म कपड़े, नॉर्मल कपड़े आप पहनकर नहीं रह सकते वहाँ पर। आप पृथ्वी के जिस भूभाग पर रहते हैं वह तो इन विविध पर्यावरणों का बस एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, मतलब हम जिस भी पृथ्वी के जिस भूभाग पर हम रह रहे हैं ना, वो क्या है? वह इन विविध पर्यावरणों का क्या है? एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। मतलब इतना बड़ा आपने देखा कि कहीं पर क्या है? कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, कहीं नदियां, कहीं समतल भूमि, कहीं पठार, कहीं रेगिस्तान, है ना, सूखा रेगिस्तान। तो कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इस तरीके से पृथ्वी पर सब तरफ एक जैसा नहीं है, मतलब हर जगह आपको डिफरेंस, अंतर मिलेगा। धरातलीय व जलवायु संबंधी विविधताओं के कारण पृथ्वी पर सभी जगह पेड़ पौधे और फसलें एक जैसी पैदा न होकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की पैदा होती है। किसके कारण? धरातलीय व जलवायु संबंधी विविधताओं के कारण, मतलब धरातलीय और जो जलवायु संबंधी है, इन सब विविधताओं के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर सभी जगह पेड़ पौधे और फसलें एक जैसी पैदा नहीं होती, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की पैदा होती है। जो उदाहरण के लिए देखिए, इसमें उदाहरण दिया गया है, हमारे देश के पंजाब राज्य में गेहूं और चावल पैदा होते हैं। जो हमारा देश है भारत देश में, इसके पंजाब राज्य में क्या ज़्यादा पैदा होता है? गेहूं और चावल, लेकिन चाय पैदा नहीं होती। और चाय की पैदावार की अनुकूल स्थितियां देश के एक दूसरे राज्य है आसाम, यहाँ पर है। आपने सुना होगा कि आसाम में चाय की फसल होती है, चाय ज़्यादा पैदा होती है यहाँ पर आसाम में। और केरल और तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्र में नारियल खूब
पैदा होते हैं। और सबसे ज़्यादा नारियल जो आपको मिल जाएंगे ये कहाँ मिलेंगे, केरल और तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्र में। किंतु नारियल रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में पैदा नहीं हो पाता। आपने सुना है कभी कि नारियल राजस्थान में हो रहा है? नहीं होता। कहाँ पर होता है? केरल और तमिलनाडु में। तो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में बाजरा व मक्का पैदा होते हैं। आपने तो नाम जरूर सुना होगा अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो। राजस्थान में बाजरा और मक्का पैदा होते हैं। लोहा, कोयला, तांबा आदि खनिज पदार्थ पृथ्वी पर ना तो सभी जगह पाए जाते हैं और न ही समान मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देखिए कहीं पर कौन सी फसल होती है तो कहीं पर कौन सी फसल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह एक जैसी चीज़ें हो जाए, नहीं होती, सब जगह अलग अलग है, डिफरेंस है, विविधता है। इन सभी विविधताओं के विद्यमान होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में खान पान, पहनावा, रहन सहन, रोजगार, व्यवसाय आदि में भारी अंतर पाया जाता है। अब देखिए जैसे कि आसाम है, अब आसाम में चाय पैदा होती है तो वहाँ के नेचुरल सी बात है कि, और देखिए जो आसाम में चाय पैदा होती है और ये मान के चलिए आप कि राजस्थान में क्या होता है, बाजरा और मक्का ज़्यादा पैदा होते हैं। तो इनके जो आसाम और जो राजस्थान है तो इनके खान पान में अंतर होगा, बिल्कुल होगा अंतर। ये आसाम वाले लोग ज़्यादा मक्का, बाजरा, मक्का ये ज़्यादा नहीं खाएंगे। जो राजस्थान के लोग हैं इनका ये मुख्य खाना होगा। जो जहाँ पर जिस जगह पे ज़्यादा पैदावार होती है ना जिस भी फसल की, वहाँ वो उनका मुख्य खाना हो जाता है, मुख्य भोजन हो जाता है। तो इस तरीके से इतनी सारी विविधताएं होती हैं और इतनी सारी विविधताओं के होने के कारण क्या होता है, हमारे जो क्षेत्र हैं इनके लोगों में खान पान का, पहनावे का, रहन सहन का, इन सब का अंतर पाया जाता है। खान पान का तो ऐसा जो फसल जहाँ ज़्यादा पैदा होगी तो वहाँ की वो मुख्य फसल हो जाएगी, ठीक है, वो लोग ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे। पहनावा, अब जैसे कि कोई गर्म जगह पे रहता है तो वहाँ पे नेचुरल सी बात है वो हल्के कपड़े पहनेगा, और कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, ठंडी जगह में रहता है तो फिर वो वुलन क्लोथ्स मतलब ऊनी कपड़े ज़्यादा पहनेगा। तो वो पहनावों में भी अंतर आ जाता है, फिर उनके पहनावे भी उसी तरीके से हो जाते हैं, उनके रहन सहन में अंतर हो जाएगा, उनके रोजगार व्यवसाय में अंतर हो जाएगा। तो ये सब आर्य अंतर आ जाता है। अब हम हमारे भारत में विद्यमान विविधताओं की चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे भारत में विद्यमान विविधता की, ठीक है। विविधताओं का धनी भारत देश, दूसरा टॉपिक है विविधताओं का धनी भारत देश। तो देखिए भारत में विविधता के कई पक्ष हैं, जैसे निर्जातीयता, भाषा, रंग रूप, शरीर की बनावट, काम करने के तरीके, पूजा पद्धतियाँ, जाति, कला और संस्कृति आदि। तो देखिए भारत में विविधता के कई पक्ष हैं, जैसे निर्जातीयता। निर्जातीयता का अर्थ क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले है नर का अर्थ होता है नर, मनुष्य या मानव। और जात का अर्थ क्या होगा, जात का अर्थ होगा जन्मा हुआ। तो निर्जातीय का क्या अर्थ हो गया, मनुष्य समुदाय में जन्मा हुआ या मनुष्य समुदाय से संबंधित निर्जातीय। और भाषा संबंधी, विविध, भारत में विविधता के कई पक्ष हैं, भाषा संबंधी भी हैं। आपने देखा होगा अलग अलग यहाँ पे मनुष्य रहते हैं, सब अलग अलग उसके होते हैं जातियों के। भाषा, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। रंग रूप में भी आपको बहुत सारे लोगों में अंतर नज़र आ जाएगा। शरीर की बनावट, सबकी बनावट एक जैसी नहीं है शरीर की। आपने देखा होगा कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है ना, तो अलग अलग शरीर की सबकी बनावट होती है। काम करने के तरीके सबके अपने अपने होते हैं। आपने देखा होगा कोई, जब दो व्यक्ति में आप कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कोई कैसे काम करता है तो कोई कैसे काम करता है। और काम करने के पसंद के भी तरीके अलग होते हैं, जैसे कि किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है। तो सबके काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। पूजा पद्धतियाँ में अंतर है, जैसे कि आप अलग अलग ले लीजिए, जैसे कि आप राजस्थान में ले लीजिए, यहाँ की पूजा पद्धति अलग होगी। आप दूसरे राज्य का ले लीजिए, वहाँ का पूजा पद्धति अलग होगी। जातियों में अंतर होता है, कला और संस्कृतियों में भी अंतर होता है। तो भारत में विविधता के कई पक्ष हैं, जैसे कि निर्जातीयता, भाषा, रंग रूप, शरीर की बनावट, काम करने के तरीके, पूजा पद्धति, जाति, कला और संस्कृति आदि। इसके बाद देखिए देश में सैकड़ों समुदाय हैं। समुदाय का क्या अर्थ होता है, कम्युनिटी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी, इसे बोलते हैं समुदाय, है ना। तो इसके अलावा बात करें, यहाँ सैकड़ों बोलियाँ और अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सैकड़ों बोलियाँ और अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए बोली क्या होती है, बोली क्या है, बोली में क्या होता है
कि भाषा जो ये बोली और भाषा में मेन अंतर की हम बात करें तो क्या होता है कि भाषा में व्याकरण होता है, भाषा में क्या होता है, व्याकरण होता है, किंतु बोली में नहीं होता है ना। इसके अलावा देखिए भाषा की लिपि होती है लेकिन बोली की नहीं होती। भाषा क्या होती है, विस्तृत होती है, जबकि बोली क्या होती है, क्षेत्रीय होती है। और भाषा में नियम होते हैं लेकिन बोली में नहीं होते। तो ये होता है मेन इनका डिफरेंस बोली और भाषा में। तो यहाँ पर सैकड़ों बोलियाँ और भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व का शायद ही कोई ऐसा बड़ा धर्म और पंथ हो जो भारत में प्रचलित नहीं हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि अनेक धर्मों एवं पंथों को मानने वाले लोग हमारे देश में निवास करते हैं। देश के हर इलाके में वहाँ की अपनी लोक कथाएं, लोकगीत, नृत्य मिलते हैं जिनका संबंध मौसम और फसल बोने या काटने के अवसरों के साथ जुड़ा हुआ है। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, राजस्थान में गणगौर और तीज, बिहार में छठ पूजा, पंजाब में बैसाखी आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ के ये फेमस त्यौहार बताए गए हैं, जैसे कि असम में फेमस है बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और राजस्थान में गणगौर और बिहार में छठ पूजा, पंजाब में बैसाखी। ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हर धर्म के अपने अपने त्यौहार हैं और भारत में दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, महावीर जयंती, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, नवरात्रि आदि त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हम सब भी मनाते हैं ना ये सारे त्यौहार। तो हमारे भारत में ये सब त्यौहार बड़ी धूमधाम से बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा दिवाली, दीपावली जिसे बोलते हैं। दीपावली और होली भी, होली रंगों का त्यौहार है ना, और रोशनी का त्यौहार हो गया ये दीपावली आपका, है ना। और बाकी जो ये दूसरे राज्यों के वो भी बता दिए गए हैं इसमें। असम में कौन सा फेमस है, बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, राजस्थान में गणगौर और तीज, बिहार की छठ पूजा फेमस है, पंजाब में बैसाखी त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बड़ा त्यौहार है इनका। तो इस तरीके से ये सब जो हैं हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। और हमारे भारत देश में इतने सारे मतलब धर्म, भाषा, मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी क्या है, विविधता में एकता है। इतनी सारी विविधता होने के बाद भी क्या है, एकता है। चलिए अब एक देखिए इसमें आपको एक गतिविधि दी गई है। 10 रुपये के नोट पर कुल कितनी भाषाएं अंकित हैं, उन भाषाओं के नाम तथा वे जहाँ बोली जाती हैं उन राज्यों की सूची बनाइए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम की आने की दृष्टि से भी अच्छा है, इसीलिए मैंने आपको इसमें बताया है कि 10 रुपये के नोट में कुल कितनी भाषाएं अंकित हैं और उन भाषाओं के नाम और वे जहाँ बोली जाती हैं उन राज्यों की सूची बताइए। और इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है यदि आपको पता है तो, ठीक है। चलिए अब मैं बता देती हूँ। तो देखिए जो 10 का नोट होता है, सबसे इसमें पहले पूछा गया कुल कितनी भाषाएं अंकित हैं। तो 10 के जो नोट होता है, देखिए ये 10 का नोट है और इसमें भाषाएं अंकित होती हैं। ये रही देखो भाषाएं, ये जो सर्कल बनाया ना मैंने, ये इसमें भाषाएं हैं। तो जो 10 का नोट है इसमें कुल 17 भाषाएं हैं। काउंट करें कैसे 17 भाषाएं, देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ आपके लिए, देख पा रहे हैं आप। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई, 15 भाषाएं हो गई। अब देखिए 16 और एक आपको मिल जाएगी 17। इंग्लिश तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है और हिंदी यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, बाकी की और ये भाषाएं हैं। तो ये सारी भाषाएं इसमें अंकित होती हैं, किसमें, 10 रुपये के नोट में, है ना। तो क्वेश्चन था 10 रुपये के नोट में कुल कितनी भाषाएं होती हैं, तो 17 भाषाएं होती हैं। उन भाषाओं के नाम भी बताने हैं आपको और वे जहाँ बोली जाती है उन राज्यों की सूची भी बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। देखिए ये जो 10 रुपये का नोट है इसमें साइन किसके होते हैं, गवर्नर के होते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 10 रुपये के नोट पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं। 17 भाषाएं होती हैं। भाषाओं के नाम, सबसे पहला हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा असमी, चौथा बंगाली, पांचवा गुजराती और छठा है कन्नड़, सातवां है कश्मीरी, आठवां है कोंकणी, नौवां है मलयालम और 10वां है मराठी और 11वां है नेपाली, 12वां है उड़िया, 13वें नंबर पे है पंजाबी, 14वें नंबर पे है संस्कृत, 15वें नंबर पे है तमिल और 16वें नंबर पे है तेलुगु और 17वें नंबर पे है उर्दू। तो ये सारी भाषाएं देखिए 10 रुपये के नोट पर होती हैं ये सारी भाषाएं।
अब देखिए भाषाओं के नाम तो हमने ले दिए, अब इन भाषाओं को कौन से राज्यों में बोला जाता है तो उनके राज्यों के नाम भी बोलने हैं। तो देखिए हिंदी कहाँ बोली जाती है, भारत में। अंग्रेजी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इन जगह बोली जाती है। और आजकल तो सब जगह ही बोलने लग गए हैं अंग्रेजी, है ना। और असमी कहाँ की भाषा है, असम की। बंगाली बंगाल की। गुजराती गुजरात की। कन्नड़ है कर्नाटक, कश्मीरी है कश्मीर की। और कोंकणी हो गई गोवा, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, केरल, इन सब में बोली जाती है। मलयालम देखिए दक्षिण पश्चिम केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसके अलावा देखिए मराठी महाराष्ट्र में। नेपाली नेपाल की राष्ट्रभाषा है। उड़िया ओडिशा में, ओडिशा की राज्य भाषा है ये। पंजाबी पंजाब में। और संस्कृत भारत और कर्नाटक के मत्तूर गांव में। भारत में बोली जाती थी लेकिन अब ये बोली जाती नहीं है वैसे भाषा। और अभी कर्नाटक का जो मत्तूर गांव है एकमात्र यही गांव है जहाँ पर अभी भी ये भाषा बोली जाती है। तमिल में देखिए तमिलनाडु पुद्दुचेरी की राजभाषा है। तेलुगु में देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की मुख्य भाषा और राजभाषा है। उर्दू दक्षिण एशिया में बोली जाती है, भारत की शासकीय भाषा है। भारत की शासकीय भाषा कौन सी है, उर्दू। पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। भारत के राज्य जम्मू कश्मीर की क्या है, ये प्रशासनिक भाषा है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी देख ही लिया इसमें कि 10 रुपये के नोट पर कुल कितनी भाषाएं अंकित होती हैं और भाषाओं के नाम और बोले जाने वाले राज्यों की सूची भी मैंने आपके लिए स्पेशली अलग से कागज़ में बना दी है। और आप इसको लिखना चाहें तो एक उसमें लिख सकते हैं, अपनी जो नोट्स की आपने कॉपी बना रखी होगी तो वहाँ आप लिख लीजिएगा, काम आती है। वैसे आपको बेसिकली पता होना चाहिए कितनी भाषाएं अंकित है। ज़्यादातर भाषाएं अंदर से इतना डीपली नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि नोट पर कितनी भाषाएं होती है। तो ये होती हैं 17 भाषाएं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।